वेलकम एवरीवन। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 11th चैप्टर 1 बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसकी हम आगे भी और सीरीज़ बनाएंगे। फ़िलहाल हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। All human beings, wherever they may be, require different types of goods and services to satisfy their needs. मतलब कि जहाँ भी ह्यूमन बींग्स होंगे वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। दे रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ लेड टू सर्टेन एक्टिविटीज़ बीइंग अंडरटेकन बाय द पीपल। मतलब कि जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए क्या करा है, सर्टेन एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज उनको सप्लाई करते हैं। और फिर क्या करते हैं, उनको सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा गुड्स को। तो वो क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट इज़ नीडेड बाय अदर्स। क्या करते हैं, कुछ लोग की गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बिज़नेस इज़ अ मेजर इकनॉमिक एक्टिविटी। बिज़नेस क्या होती है, एक इकनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकनॉमिक मतलब कि जिससे हम मनी अर्न करते हैं, एक इकनॉमिक एक्टिविटी होती है इन ऑल मॉडर्न सोसाइटीज़ कंसर्न्ड एज इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सारी ही मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये एक्टिविटी कैरिड आउट होती है और ये किससे कंसर्न होती है, विद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तभी तो हम सेल करेंगे। रिक्वायर्ड बाय द पीपल, जो लोगों को ज़रूरत होगी, उसकी डिमांड आएगी, फिर हम उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे। द पर्पज़ बिहाइंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इज़ टू अर्न मनी। हमारा पर्पज़ क्या होता है बिज़नेस एक्टिविटी करने का, कोई काम करने का क्या मकसद होता है, टू अर्न मनी, हमें पैसे चाहिए होते हैं। बाय मीटिंग पीपल्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हम क्या करेंगे, लोगों की डिमांड फुलफ़िल करेंगे और इन रिटर्न वो हमें क्या देंगे, इन रिटर्न हमें वो मनी देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हो, किसी किराना स्टोर पे जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप गुड्स लेते हो उससे और इन रिटर्न आप उसको क्या देते हो, मनी देते हो। तो वो क्या कर रहा है, वो डिमांड फुलफ़िल कर रहा है और इन रिटर्न उसको मनी मिल रही है। द बिज़नेस इज़ द सेंट्रल टू ऑल लाइफ्स। मतलब बिज़नेस क्या होता है, सभी लाइफ्स के लिए ज़रूरी होता है। ऑल्दो आवर लाइफ्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस, हमारी लाइफ जो है बहुत अदर इंस्टीट्यूशन से भी इन्फ्लुएंस होती है। इन मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे सच एज स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रिलीजियस बॉडीज़। मतलब बहुत सारे स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इन सब से हमारी लाइफ इन्फ्लुएंस होती है। स्कूल, अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, स्कूल की बिल्डिंग यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले की इनकम होगी। कॉलेजेस खुलेंगे तो कॉलेजेस में, स्कूल्स में टीचर्स चाहिए होंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। हॉस्पिटल्स होंगे तो हॉस्पिटल्स में नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए। तो इन रिटर्न वो क्या कर रहे हैं, सब इनकम, उनसे जो है इनकम इफेक्ट हो रही है। बिज़नेस हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस इन आवर डेली लाइफ्स। बिज़नेस का बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इट देयरफॉर बिकम इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका कॉन्सेप्ट समझें, उसका नेचर समझें और पर्पस समझें बिज़नेस का। चैप्टर 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। चैप्टर 1 जो है 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 इज़ डील विद हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ इन एंशिएंट इंडिया में। और सेक्शन 2 जो है वो किससे डील करता है, वो डील करता है कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उससे हम पर्पस क्या होता है, हम क्यों करते हैं बिज़नेस। सेक्शन 1, अब हम बात करेंगे सेक्शन 1 की, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ। द इकोनॉमिक एंड द कमर्शियल इवोल्यूशन ऑफ एनी लैंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब कि अगर उसका किसी भी लैंड का इकोनॉमिक और कमर्शियल इवोल्यूशन कैसे जो है वो बढ़ावा होता है, उसका वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट पे। मतलब उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसी तरह से वो काम करेगा। जैसा लैंड होगा, जैसा आसपास का एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही चीज़ें ग्रो करेंगी लैंड पे, वैसे ही वहाँ काम किया जा सकता है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये किसके लिए
सच्चा साबित होता है, ये होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब छोटे छोटे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इंडिया में एज अ होल, विच हैज़ हिमालय इन द नॉर्थ बॉर्डर बाय वाटर इन द साउथ। मतलब जहाँ हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ कहाँ है, नॉर्थ में, और उसके आसपास क्या है, पानी है, बॉर्डर्ड बाय वाटर इन द साउथ, उसके साउथ में वाटर है। तो हिमालय में क्या है, ठंड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे हम कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, जो ठंडी जगह पर उगते हैं वही क्रॉप ग्रो होंगे। गर्मी में जो है आसाम में चाय ग्रो होती है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, सब एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी। द नेटवर्क ऑफ रोड्स इमर्जिंग इनटू द सिल्क रूट help in establishing the commercial and political contracts with adjoining foreign kingdoms and empires of Asia। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि नेटवर्क ऑफ रोड, बहुत सारी रोड जो होती हैं वो आके एक जगह पर मिलती हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रेड होता है ना, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट विद एडजॉइनिंग फॉरेन किंगडम्स, वो बहुत सारे किंगडम्स को जोड़ती है, बहुत सारे बाहर के देशों को हमारे देश से जोड़ती है। और एम्पायर्स ऑफ एशिया, एशिया में जितने भी एम्पायर्स हैं, जितने भी जो है जगह हैं, वो सबको इंडिया से जोड़ती है इन पर्टिकुलर, एंड वर्ल्ड इन जनरल, वो वर्ल्ड से भी जोड़ती है। सारी रोड्स जो होती हैं, जो सारे कॉन्टिनेंट से सबसे जोड़ती हैं, और ये क्या फैसिलिटेट करता है, इससे हमारा ट्रेड फैसिलिटेट होगा कि एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो तभी तो लोगों की डिमांड फुलफिल होगी। द मैरीटाइम रूट्स लिंक्ड विद द ईस्ट एंड द वेस्ट बाय सी, मतलब जो पानी के रूट्स होते हैं, वाटर रूट्स, वो किससे लिंक्ड होते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। वो ईस्ट से वेस्ट कैसे लिंक है, सी से, पानी से लिंक है वो। एंड वर यूज्ड फॉर द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, और वो किसके लिए, कहाँ से ट्रेड होता है उसका, स्पाइसेस का, मतलब मसालों का आदान प्रदान होता है पानी से। एंड नोन एज स्पाइस रूट्स, और उसको क्या कहते हैं हम, स्पाइस रूट कहते हैं। मतलब पानी के जहाज जो है वो मसाले लेके जाते हैं एक देश से दूसरे देश में। ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दीज रूट्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दीज रूट्स द चीफ किंगडम इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट्स फ्लरिश्ड। मतलब कि जहाँ जो इन रूट से क्या होता है, वेल्थ आती है, पैसा आता है इन रूट से, और दूसरे किंगडम्स में चीफ किंगडम्स एंड इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स, वहाँ क्या होता है, इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स डेवलप होते हैं कि यहाँ से ये चीज़ जाएगी, वहाँ से ये चीज़ जाएगी। एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट्स फ्लरिश्ड, और इससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता है। इंडस्ट्रीज़ जहाँ की चीज़ जो फेमस होती है वहाँ वही इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड होती है। which in turn further facilitated the progress of domestic and international trade in ancient India। और इससे क्या होता है, इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिला कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया में बढ़ावा मिला, कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ आसपास प्रोड्यूस होने लगी और बाहर भी एक्सपोर्ट होने लग गई। जैसे इंडिया किसके लिए फेमस है, शुगर के लिए, शुगर मिल्स इंडिया में पाई जाती हैं, वो सारे जगह एक्सपोर्ट की जाती है, तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। Trade and commerce have played a vital role in making India to evolve as a major actor in economic world in ancient times। ट्रेड और कॉमर्स से क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ट्रेड और कॉमर्स ने इन मेकिंग इंडिया टू इवॉल्व। इंडिया जो है किस में इवॉल्व हुआ, मेजर एक्टर इन इकोनॉमिक वर्ल्ड, वर्ल्ड से मिला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, किसके थ्रू, ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू। Archaeological evidence have shown that trade and commerce was the mainstay of the economy of ancient India। मतलब जो पुराने एविडेंस है, जो ज़मीन में एविडेंसेस हमें मिले हैं, उससे क्या पता चलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है एज अ मेनस्टे ऑफ इकनॉमी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी ट्रेड एंड कॉमर्स पे। किससे, इंडिया का ट्रेड किससे कैरिड होता था, विच वॉज कैरिड आउट बाय द वाटर एंड लैंड, लैंड से कैरिड होता था, वाटर से कैरिड होता था। गुड्स एक जगह से दूसरी जगह आते थे लैंड से और वाटर से। कॉमर्शियल सिटीज़ लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारोज वर फाउंडेड इन द 3rd मिलियन BC। मतलब जो कॉमर्शियल सिटीज़ है हड़प्पा और मोहनजोदारो, वो कब फाउंड हुई थी, 3rd मिलेनियम BC में। The civilization has established commercial connections with the Mesopotamia। जो civilizations है वो उससे किसके कनेक्शन हुए, मेसोपोटामिया के। एंड ट्रेड इन गोल्ड, और उससे किसका ट्रेड होने लग गया, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, कलर्ड जेमस्टोन का, बीड्स का।
पर्ल्स का, सी शेल का एंड टेराकोटा पॉट्स एट्सेट्रा। मतलब ये सब जो है मिलके इन सब चीज़ों का ट्रेड करने लग गए, गोल्ड ट्रेड, सिल्वर, इन सब का ट्रेड करने लग गए। कौन? मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी उसके थ्रू। The period was marked by the substantial commercial activities and urban development. इस पीरियड को हमने क्या कहा? सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ का पीरियड है ये और अर्बन डेवलपमेंट का पीरियड है, मतलब शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स यूनाइटेड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो पॉलिटिकल इकनॉमी थी, मतलब जो पॉलिटिक्स की पास पैसा आ रहा था, एंड मिलिट्री सिक्योरिटी, और मिलिट्री को जो सिक्योरिटी मिल रही थी एंशिएंट टाइम्स में, उसने क्या किया? इंडिया के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को यूनाइटेड कर लिया, मतलब बहुत सारे कॉन्टिनेंट एक जगह आ गए, सब मिलके एक साथ ट्रेड करने लग गए। एंड द ट्रेड रेगुलेशंस वर केयरफुली प्लान्ड, और जो ट्रेड के जो नियम थे वो बनाए गए। देयर वर डाइवर्स टाइप्स ऑफ कॉइन्स, बहुत सारे तरह के कॉइन्स चलते थे पहले ज़माने में। एंड वेटिंग प्रैक्टिसेस, बहुत तरह की वेटिंग प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब 1 किलो 2 किलो के बहुत सारे तरीके से वेट करते थे लोग। विच यूज टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह अलग अलग होते थे। विद द हेल्प ऑफ मनी चेंजर्स एंड बाय रिजॉर्टिंग टू सर्टेन कॉमनली एक्सेप्टेड वेटिंग एंड मेजर्स। फिर बाद में क्या हुआ? मनी चेंजर्स ने क्या करा कि वो एक ही कॉमन तरह का वो लेके आए मेज़र, जो सबके लिए एक्सेप्टेड था। एक्सेप्टेड वेट्स एंड मेजर्स, एक कॉमन मेजर लेके आए वेट्स और मेजर्स का, जो पूरे देश में सबके लिए एक्सेप्टेड था। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे इकोनॉमिक लाइफ को बढ़ावा मिला, मेटल्स बिगेन टू सप्लीमेंट अदर कमोडिटीज एज मनी। मेटल ने जो है वो मनी बनाने लगे। मेटल इज यूज्ड एज फॉर मनी बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड डाइवर्सिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल था, बहुत ज़्यादा आसान था और बहुत ज़्यादा चल सकता था। As money served as a medium of exchange, the introduction of metallic money and its use accelerated economic activities। क्योंकि मनी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो क्या हुआ? मेटेलिक मनी जब इंट्रोड्यूस हुई तो उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया, तेज़ी आई उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडी एंड चिट्ठी वर इन यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शंस। जो हुंडी और चिट्ठी थी वो यूज़ की गई ट्रांजेक्शन्स को कैरी करने के लिए। इन विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, उससे क्या हुआ कि मनी जो है एक से दूसरे हैंड्स में पास होती थी हुंडी के थ्रू। हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, हुंडी जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज यूज़ होती थी। विच वॉज प्रोमिनेंट इन सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर चर्चित थी, ज़्यादातर लोग हुंडी को यूज़ करते थे। इट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या होता था? एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, उसमें कितनी मनी पेमेंट करनी जाती है ये लिखा जाता था। द प्रॉमिस होता था मनी का। एंड द ऑर्डर विच इज़ अनकंडीशनल, और एक ऑर्डर होता था पे करने का और जिस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती थी। सेकेंड, द कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय वैलिड नेगोशिएशन, मतलब कि ये चेंज की जा सकती थी, कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू चेंज की जा सकती थी, मोल भाव किया जा सकता था इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। द इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन लैंडिंग मनी, ये इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम था, इससे क्या हुआ कि जो मनी जो थी वो उधार दी गई। वाइटल रोल इन लैंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, और उससे किसको फाइनेंस मिला, किसको पैसे मिले? डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड को पैसे मिले। विथ करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, उनको क्या दिया जाता था? करेंसी दी जाती थी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता था। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल, जैसे बैंकिंग का सेक्टर डेवलप हुआ तो क्या हुआ? लोग अपने प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड था, सिल्वर था, वो क्या करने लगे? डिपॉजिट करने लग गए। विद लैंडिंग इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल के पास लैंडिंग जो उन्हें पैसे देगा। फंक्शनिंग एज अ
फंक्शनिंग एज अ बैंकर, जो बैंकर की तरह काम करता था, और सेठ या फिर सेठ की तरह काम करता था। एंड मनी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चरर्स विद द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। मतलब अब मनी आ गई तो वो क्या कर सकते थे, वो ज़्यादा गुड्स सब प्रोड्यूस कर सकते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता था। अब हम ये हुंडी के टाइप्स जो हैं ये डिस्कस करते हैं। हुंडी एज प्रैक्टिस्ड बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज़। बहुत तरह की हुंडी जो है उस टाइम पे चलती थी। तो नेम ऑफ हुंडी, हुंडी की का नाम क्या था, धानी जोग। धानी जोग जो है किसके अंदर क्लासीफाई होती थी, दर्शनी। दो तरह की हुंडी थी, दर्शनी और मुद्दती। अब ये दर्शनी के अंदर भी और ज़्यादा क्लासिफिकेशन थे, इनके नाम थे, ये 4 तरह की ये थी, और मुद्दती भी ये 3 तरह की ये मुद्दती है। तो अभी हम पहला पढ़ेंगे धानी जोग, जो कि दर्शनी में है। इसका फंक्शन क्या होता था, पेबल टू एनी पर्सन, किसी को भी पे की जा सकती थी। नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट, मतलब कि इसकी ये लाइबिलिटी नहीं थी कि कौन पेमेंट कौन रिसीव कर रहा है, बस ये जिसके हाथ में थी उसको उसके पास पैसे आ जाते थे। सेठ जोग, साहजोग, साहजोग जो है वो भी दर्शनी के अंदर है। पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, ये एक स्पेसिफिक पर्सन को पेबल होती थी। समवन रिस्पेक्टेबल, लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्स पेमेंट, मतलब इसमें लाइबिलिटी होती थी कि किसको दी जाएगी, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता था, उसी को रिसीव होगी मनी। फिर मनजोग, ये भी दर्शनी के अंदर है। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, मतलब हुंडी जो है ऑर्डर के थ्रू पेमेंट होगी, जिसका जितना ऑर्डर होगा कि इतनी पेमेंट होगी उतनी ही पेमेंट होगी। देखन जा हर, ये भी दर्शनी के अंदर है। पेबल टू द प्रेजेंटर, मतलब जो प्रेजेंट करेगा इसको या बियरर, उसको जो है पेमेंट हो जाएगी। धानी जोग, ये मुद्दती के अंदर है। इसमें क्या होता था, पेबल टू एनी पर्सन, किसी को भी पेमेंट हो जाएगी। नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्स द पेमेंट, मतलब इसकी लाइबिलिटी नहीं है कौन रिसीव करता है, बट द पेमेंट ओवर अ फिक्स टर्म, मतलब एक फिक्स टर्म के बाद ही पेमेंट होगी, लेकिन अभी नहीं होगी पेमेंट। फिर मनजोग, फिर मनजोग जो है ये भी मुद्दती के अंदर है। मुद्दती वॉज मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म, मतलब फिक्स टर्म के दौरान पेमेंट हो जाएगी इसकी, इतने टर्म के दौरान। जोखमी, ये भी मुद्दती के अंदर है। ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स, मतलब जो गुड्स डिस्पैच हुए हैं उस तभी ये लिखी गई है। इफ़ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर रास्ते में ये गुड्स खो जाते हैं, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाते हैं, ड्रॉअर और द होल्डर बियर्स द कॉस्ट, मतलब जिसके पास ये गुड्स हैं, या तो बियरर या फिर ड्रॉअर, ये जो है कॉस्ट को बेयर करेगा। एंड द ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी, और ड्रॉई जो है उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये हुंडी जो है, ये टाइप्स ऑफ हुंडी समाप्त होती है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you for watching.